हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग विद AK में। तो ये वीडियो है चैप्टर 1 फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 1 वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है। उसमें हमने काफ़ी टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी SI यूनिट क्या होती है, ठीक है। उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जानी थी। बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या जानी थी, जैसे कि एडिशन, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद जो हमने अगला टॉपिक जाना था वो था कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मतलब मान लो जान है इस चैप्टर की, ठीक है। आगे के सारे फार्मूले भी इसी लॉ से ड्राइव होंगे। जो इस लॉ से हमें एक फार्मूला मिलेगा, वही फार्मूला मेनली तोड़ मरोड़ के हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ बताता क्या है हमें, कोई भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स हमें कूलम्ब्स लॉ से मिलता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और कूलम्ब्स लॉ से हमें क्या मिला था, एक फार्मूला मिला था जो है F=K Q1 Q2/R², ठीक है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ हो गया। अब अगला टॉपिक, हम अपना इस वीडियो का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का पहला टॉपिक है द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, इसकी डेफिनेशन अभी आप देख रहे होंगे। तो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, सिर्फ ये इतनी सी बात कहता है कि मान लो अगर बहुत सारे चार्ज एक जगह पे प्रेजेंट, n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स उन सभी चार्जेस के द्वारा होगा हर एक इंडिविजुअल चार्ज के लगाए जाने वाले फोर्स का वेक्टर सम। मतलब मान लो कि एक फोर्स 1 यूनिट लगा रहा है, दूसरा 2 यूनिट लगा रहा है, तीसरा 3 यूनिट लगा रहा है, सभी को मिला दो, ऐड कर दो। वेक्टर स्केलर नहीं, मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 ऐसे नहीं ऐड करना, वेक्टर तरीके से। वेक्टर सम F=F, वो तो पहले आप पढ़ के आ चुके होंगे क्लास 11th में। तो वेक्टर सम से हमें ऐड करना है, मतलब फॉर्मूले वाइज ऐड करना है, ठीक है। उन सब का वेक्टर सम जो होगा वो होगा टोटल फोर्स। इसमें कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल सा चार्ज है और ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। अब इस चैप्टर के अगले टॉपिक पर हम जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो आपको पता ही होगा कि मान लो कि एक चार्ज है, तो एक चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसके पूरे सराउंडिंग में कोई ना कोई एक फील्ड होती है, जहाँ पे अगर हम कोई चार्ज को लेके जाए तो या अगर सेम चार्ज होगा तो रिपल्शन उसको रिपल्सिव फोर्स लगेगा उस पर, और अगर अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत ही हाई फाई डेफिनेशन है NCERT और आपकी किसी भी रिफ्रेशर में, पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन कोई नहीं पूछता। आपको बस पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बस एक ऐसा रीज़न है जहाँ पे एक पॉइंट चार्ज या फिर कोई भी चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस करे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इसी डेफिनेशन से हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि E=F/Q0, मतलब जो फोर्स एक चार्ज पे लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें फोर्स के बारे में तो पता ही है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स हमने निकाला था कूलम्ब्स लॉ से, क्या था, F=K Q1 Q2/R²। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगी, F/Q0। तो Q से Q कट जाएगा, E=KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। मैं कहा था ना, कूलम्ब्स लॉ सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी के फॉर्मूले आगे तोड़ मरोड़ के हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, दो चीज़ें हो गई हमारी। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डेफिनेशन तो हमें पता चल गई, पर इसकी यूनिट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। F/Q होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी से हम इसका यूनिट ड्राइव कर सकते हैं जो है न्यूटन पर कूलम। और आगे हमें और भी यूनिट मिलेंगी, तो अभी तो यही है न्यूटन पर कूलम। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होता है MLT-3A-1, ठीक है। ओके, अब आगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गया। ओके, अब
इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद डाइपोल जानना है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता चल गई, अब हमें ये पता करना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन है अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब एक पेयर, कोई भी दो चार्जेस जिनका चार्ज बराबर हो और वो अपोजिट हो, मतलब एक पॉजिटिव है तो एक दूसरा नेगेटिव होगा, एक 4 कूलम है तो दूसरा -4 कूलम होगा, ठीक है। वो एक स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड होंगे तो वो होगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब डाइपोल मतलब दो पोल हैं जिसके, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डिस्टेंस, और ये पूरा स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? तो डाइपोल मूवमेंट होता है इट इज़ द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताए वो होता है डाइपोल मूवमेंट, और इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। क्योंकि चार्ज बराबर है तो एक ही Q दोनों को डिफाइन करता है। चार्ज में जो लगने वाला साइन है वो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो P होता है डाइपोल मूवमेंट का साइन, ठीक है, डिनोट किया जाता है P से, वो हो जाता है Q इंटू 2a, तो 2QA फॉर्मूला बन जाता है। तो P इक्वल्स टू 2QA इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है। इससे आगे पढ़ा जाएगा, हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये हमें पता चल गया। अब आते हैं इस चैप्टर के पहले टिपिकल डेरिवेशंस। टिपिकल डेरिवेशंस इसलिए क्योंकि थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, और शायद 5 मार्क्स के लिए भी कई बार पूछे गए हैं, कई बार 3 मार्क्स के लिए भी पूछे गए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये बहुत ज़्यादा। ये हमें अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल तो हमें पता ही है। अब इधर एक फ़ोटो रहेगी और मैं समझाता जाऊँगा, ठीक है। हर एक चीज़ समझा दूँगा और फ़ोटो से समझ लेना, क्योंकि यार टाइपिंग थोड़ी मुश्किल है इसकी, तो फ़ोटो से समझते हैं हम। तो ये जो पहले तो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, उस डायग्राम में दो चार्जेस हैं -Q और +Q, ठीक है। वो दोनों सेपरेटेड है 2a डिस्टेंस से। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो O है वो सेंटर पॉइंट है उनका, और दोनों मतलब जो पार्ट हो जाएंगे वो A ही हो जाएगा। ये +Q के जो राइट हैंड साइड में जो चार्ज है, मतलब एक पॉइंट है, उसे हमने P कह दिए। P के दोनों साइड आपको एक एरो दिख रहे होंगे, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहे हैं। तो E+Q और E-Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के हैं ये तो आपको पता चल गया होगा। अब ये थोड़ी बहुत जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला पता किया था, वो क्या था? E इक्वल्स टू KQ अपॉन R²। K को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0। तो E इक्वल्स टू 1/4πε0.Q अपॉन R²। अब इस डायग्राम के हिसाब से हमारा जो E-Q है वो कितना होगा? तो E-Q होगा -Q अपॉन 4πε0 R+A का होल स्क्वायर डॉट P वेक्टर। P वेक्टर वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली 1/4πε0 -Q जो चार्ज है उसका, और R+A का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे कि R² था फॉर्मूला, तो फॉर्मूला था R² क्योंकि वो जो बीच की डिस्टेंस है वो है R²। अब यहाँ पे P और इस पॉइंट -Q चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? पहले तो ये R डिस्टेंस और प्लस ये O और -Q के बीच की डिस्टेंस यानी A, तो R+A का होल स्क्वायर। ये E-Q आया, उसी तरीके से E+Q क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q अपॉन R-A का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अब P पे जो टोटल एक्सियल लाइन पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन दोनों का सम होगा। सिंपल है ना, ठीक है। तो E एक्सियल इज इक्वल्स टू E+Q प्लस E-Q, ठीक है। इसको लिखा Q अपॉन 4πε0, दोनों में कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर 1/R-A का होल स्क्वायर जो E+Q का था, और -1/R+A²। आपको अगर ऐड कर रहे थे तो आपने पहला देखा माइनस साइन था उस पर, तो माइनस आगे आ गया, तो ये
माइनस होने लग गया, सब्ट्रैक्ट होने लग गया। अब Q अपॉन 4πε0 डॉट, हमने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था a+b², वही लगाया यहाँ पे सिंपल, और a² + b² और a² + b² ये दोनों कैंसिल हो गए, और 4ar मतलब 2ab + 2ab कितने हो गए 4ab, यानी 4ar। तो Q डॉट 4ar और अपॉन में 4πε0 r² - a² ये कैसे? तो एक और फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने, क्या था वो, a + b इंटू a - b इक्वल्स टू a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों का तो फाइनल प्रोडक्ट का भी तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ई एक्सल इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2। हमने अभी अभी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। तो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला सिंपल सा था 2qa, तो वही यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2qa मिलके p बन जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डिनोटेड साइन है। फिर p और r जो बचेगा लास्ट में, तो 2pr अपॉन 4πε0 डॉट r² - a²। अब मान लो कि जो हमारी a वाली डिस्टेंस है, मैंने कहा था ना इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जो बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, वो इतनी स्मॉल है कि r के सामने बिल्कुल ही कम लगे। तो अगर वो कम है तो r² के सामने a² तो बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा, है ना। तो हमने a² को हटा दिया, a² को हटा दिया तो अंदर नीचे बचेगा r⁴ और ऊपर रहेगा r। तो फाइनल जो हमारा फॉर्मूला बन के आता है ई एक्सियल का, वो होता है ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट 2p अपॉन r³। अब यार देखो, मैं तुम्हें से बता सकता हूँ क्या करना है। अगर तुम्हें डेरिवेशन समझना है तो एक बार खुद लिखो, और जो जो मैंने बताया ना फॉर्मूले लग रहे हैं उसे पूरा डिफाइन करके एकदम बड़े से 2 पेज भर दो, और फिर 2-3 बार ऐसे करोगे और एक बार बिना देखे लिख लोगे ना, तो पूरा मतलब रट जाएगा तुम्हें डेरिवेशन। फिर साल भर भूलने का तो कोई चांस ही नहीं आता, एक बार देख लोगे और हो गया। ठीक है, ठीक है। अब हमारा ई एक्सियल हो गया। ई एक्सियल मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे आने वाला, ये हमारा पहला डेरिवेशन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड दूसरा जो डेरिवेशन है वो है इक्वेटोरियल पॉइंट वाला। ये तो एक्सियल पॉइंट था, मतलब लाइन पे आने वाला। अब आएगा एक इक्वेटोरियल वाला। इक्वेटोरियल मतलब जो तो एक डाइपोल के ऊपर इक्वल डिस्टेंस पे होगा, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो हर एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे तीसरा पॉइंट होगा। ठीक है, अब इसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये दोनों चार्ट जो है -q और +q, वो जो पॉइंट पे है वो है a और b। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस वही पहले जैसे 2a है, और पहले ही की तरह बीच के पॉइंट से p पॉइंट तक के डिस्टेंस को हमने r ले रखा है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो a और p के बीच में डिस्टेंस है उसको हमने निकाल दिया r² + a² अंडर रूट में। ठीक है, और pb भी उतनी होगी r² + a² अंडर रूट। ठीक है, और अब भाई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं आप दोनों पॉइंट से। तो E + Q कितनी है, E + Q है 1/4πε0 Q अपॉन r² + a²। अंडर रूट में था, स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया, r² + a²। सिंपल है। हाँ, E - Q कितनी है 1/4πε0 Q अपॉन r² + a²। अब आप कहोगे ये क्यों, है ना। तो ये इसलिए क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस तो वही है, तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। दोनों के दोनों चार्जेस मतलब दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम एग्जैक्ट सेम है। तो इसमें कोई मतलब नहीं बनता कि हम वापस की तरह ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कोई फ़र्क नहीं, कोई मतलब आंसर नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हम ई इक्वेटोरियल निकालेंगे। ई इक्वेटोरियल निकालने का तरीका है, माइनस का साइन बाहर निकाल दिया हमने जो दोनों चार्जेस के बीच में लगेगा, और ई - Q cos थीटा, मतलब जो साइड में लगने वाला थीटा एंगल जो आपको डायग्राम में दिख रहा था ऊपर की तरफ, हाँ ये वाला, ये एंगल है cos थीटा वाला, प्लस E + Q cos थीटा। ये हमने थीटा एंगल का निकाला, क्योंकि दोनों चार्जेस तो बराबर हैं, तो
नहीं, दोनों चार्जेस बराबर और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी बराबर है, तो कोई मतलब नहीं बनता कि हम उनको ऐड करें डायरेक्टली, तो हम उनके कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब कंपोनेंट्स को ऐड करने की बात आ ही रही है तो हम आगे भी सॉल्व करते हैं। चार्जेस हटे, साइन सॉल्व किया हमने, तो -2e - q cos थीटा। अब आप कहोगे माइनस क्यू क्यों लिया, तो कुछ भी ले सकते हो, दोनों सेम ही है। तो e - q या +q cos थीटा। अब e - q का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकली थी, 1/4πε0 q/r² + a², वो रख दी। और cos थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितने है अपना a, डायग्राम में देखो a है ना, वैसा ही अपॉन में r² + a²। हाइपोटेनियस कितने हैं, √r² + a²। समझ गए, हाँ बहुत अच्छे। इसको सॉल्व किया हमने, नीचे r² + a² की पावर 1 थी और इसकी 1/2, दोनों ऐड हुए तो कितना हो गया 3/2। ऊपर 2 आगे का साइन, q और a ऐड होके कितना हो गया p, यानी डाइपोल मोमेंट। फॉर्मूला याद है, हाँ। अब इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू माइनस का 1/4πε0 p/r³ भाई अभी 5 मिनट पहले हमने पढ़ा था r³ कैसे आया। सिंपल सी बात है, a हटेगा तो साइन आएगा, क्योंकि वो a बहुत छोटा है, r बहुत बड़ा है, हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा स्क्वायर में बड़ा हो जाए तो हम a को नेगलेक्ट कर सके। अब a हटेगा, फिर उसके बाद r³ हो जाएगा, सिंपल। समझ गए, ठीक है। इससे हमें एक चीज़ नोटिस करने मिली है, वो क्या है कि ई एक्सियल क्या है 1/4πε0 2p/r³, और ई इक्वेटोरियल क्या है माइनस का 1/4πε0 .p/r³। एक छोटा सा नंबर 2 उसका डिफरेंस है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं, एक सिंपल फॉर्मूला, ई एक्सियल इज इक्वल्स टू 2e इक्वेटोरियल। मतलब मान लो कि अभी बोर्ड में 1 मार्क्स वाला पैटर्न शुरू हुआ है तो उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये फॉर्मूला है जो हो सकता है कि काम आ जाए। ठीक है, तो अब हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने फार्मूला वगैरह जाना, फिर उसके बाद उसकी ऐसा यूनिट जानी, डेफिनेशन जानी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने डाइपोल मूवमेंट जाना, इलेक्ट्रिक डाइपोल जाना। फिर इस चैप्टर के 2 इम्पोर्टेंट डेरिवेशन पढ़े। कौन कौन से डेरिवेशन थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क क्या होता है, तो ये एक सर्कुलर फोर्स होता है। इसे एक सर्कुलर फोर्स की तरह समझ लो, मतलब कि मान लो कि ये एक डंडी मान लो, तो इस पर एक फोर्स इधर से लगेगा और एक फोर्स इधर से लगेगा, तो 2 फोर्स लगने के कारण ये एक सर्कुलर मोशन में मेरा हाथ घूमने लगेगा। ठीक है, अब यही फोर्स हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से। तो इसमें कोई स्पेशल डेफिनेशन वगैरह नहीं है, और टॉर्क का बस एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें पढ़ना है। वो क्या है, वो है टाउ। टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, तो टाउ इज इक्वल्स टू PE sin थीटा। ये कैसे आएगा, तो टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स, मतलब या तो ये वाला या तो ये वाला, एक भी फोर्स, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 फोर्स। इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स के बीच में लगने वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, वो अभी आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम को स्टडी करते हैं हम, तो इस 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस दिखती है वो हमेशा 2a ही होती है। मतलब कोई भी डिस्टेंस मान लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मिला है तो बीच में डिस्टेंस तो 2a ही होगी भाई। ठीक है, हाँ। अब एक थीटा एंगल दिख रहा होगा, तो ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस क्या है अपनी, 2a है। हाइपोटेनियस के सामने वाली जो साइड है वो है अपनी परपेंडिकुलर साइड। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को उधर भेज दो तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या थी अपनी 2a,
तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी मिली, 2a sin थीटा, ठीक है। और फोर्स हमारा क्या है, हाँ फोर्स की एक इम्पोर्टेंट इसमें जो लग रहा है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के एक डेफिनेशन में पढ़ा था कि E इज टू एफ अपॉन क्यू। तो F इज टू E इंटू क्यू भी तो हो सकता है, बस Q को उधर भेज दो, ट्रांसपोज कर दो, सिंपल। तो हमें मिल गया QE इंटू 2a sin थीटा। अब 2QA क्या हो जाता है, P डाइपोल, ठीक है। अब टाउ इज इक्वल्स टू PE sin थीटा, सिंपल। तो टॉर्क भी हमारा कंप्लीट हो चुका है भैया। ये हमें मिल गए 4-5 फॉर्मूले। तो जो डेरिवेशन हो गई और जो फॉर्मूले हो गए उनको रट लो यार, इस चैप्टर की बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हो जाएंगे ये। हो सकता है एग्ज़ाम में भी तुम्हें 4-5 मार्क्स मिल जाए इस डेरिवेशन और फॉर्मूले से, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ डेरिवेशन ही आएगी 5 मार्क्स में, अगर 5 मार्क्स में पूछेंगे ना तो डेरिवेशन और एक फार्मूला आएगा। अब इस चैप्टर में आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो मिलते हैं आगे। हाँ भाई इम्पोर्टेंट चीज़, नया चैनल स्टार्ट हुआ यार, तो प्लीज़ अपने 11th और 12th में इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने हिसाब से बिल्कुल ही सही तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। उम्मीद करूँगा कि आपके 80+ लाने की कोशिश करूँ। और थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो प्लीज़।